हेलो चैंपियंस। अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और सोच रहे हो एमसीक्यूज और असर्शन रीजन कैसे क्रैक करें, तो आज का ये वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद प्रतीक। आज हम कवर करने वाले हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट सेकंड, जिसमें है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। याद रखो, बोर्ड एग्ज़ाम लक से नहीं स्ट्रैटेजी से क्लियर होता है। और आज की स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन को समझना, रीज़न को एनालाइज करना और ऑप्शन को कॉन्फिडेंटली टिक करना। अगर आप सच में 90 प्लस का टारगेट रखते हो तो इस वीडियो को एंड तक फोकस के साथ देखो। चलिए चैंपियन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो सिंपली प्रोसेस रहेगा कि लाइक आपको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन 10 सेकेंड मिलेंगे जिसके अंदर आपको आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, Indian agriculture during British rule was stagnated. Reason: there was a lack of investment in irrigation and technology. So your time start now. बात कराए कि इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेटेड थी। स्टैग्नेटेड मतलब क्या? ग्रोथ रेट कम थी। सही बात है, ग्रोथ रेट कम थी। क्यों? बिकॉज मेन रीज़न यही था कहीं ना कहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वी कैन से जो इरिगेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेटेड रह गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है यार। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसीज इग्नोर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लीडिंग टू stagnation. Next question. The occupational structure of India showed dominance of agriculture. British industrial policies discourage Indian industry. So time start. बात करें द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था इंडिया का, क्या डोमिनेंस था एग्रीकल्चर का। अब जिसने पार्ट 1 देखा होगा, याद होगा, वैसे में मैं उसको ऊपर कार्ड में अपलोड कर दूंगा, आप एक बार अगेन देख लीजिएगा। बात कर रहा है क्या डोमिनेंस था एग्रीकल्चर का, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो एग्रीरियन इकोनॉमी थी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और ज़्यादा जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से था। क्यों? बिकॉज ब्रिटिश ने प्रॉपरली क्या किया, हमारी कंट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग थे वो डिपेंड हो गए किस पर? एग्रीकल्चर पर। सो अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन इंडस्ट्रीज कुड नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलोड अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टाइम स्टार्ट नाउ। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। बात कर रहा है कि जो इंडियन इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाई है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सही बात है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलोड अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी थी? सही बात है, क्योंकि वो कोई भी, चाहे रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है या फिर ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया में आ रहा है, कोई भी टैक्स का प्रोविजन था नहीं, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गुड्स थे वो सिंपली वी कैन से कि बहुत सस्ते बिकते थे कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में, जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाई। सो अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वॉज वेरी लो बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी वॉज प्राइमरली एग्रीरियन विद लो प्रोडक्टिविटी। सो टाइम स्टार्ट नाउ। असर्शन में बात करें तो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की वो कम थी। सही बात है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियन। रीजन बात कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी वॉज प्राइमरली एग्रीरियन विद लो आउटपुट और वी कैन प्रोडक्टिविटी। सही है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है?
आंसर है नो, कि बोथ आर वी कैन से सेपरेटली ओके, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका अकॉर्डिंग टू द असर्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे हेल्प इन इंटीग्रेटेड इंडियन मार्केट, रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो टाइम स्टार्ट नाउ। सो असर्शन में बात करें कि जो रेलवे है क्या उसने इंडियन मार्केट को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट मतलब जोड़ा, सही बात है, बिकॉज रेलवे के थ्रू कहीं ना कहीं जो अलग अलग पार्ट थे कंट्री के वो आपस में जुड़े, लेकिन क्या इसका पर्पस इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करना था? नो, इसका जो बेसिकली पर्पस था वो था ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को, ताकि ब्रिटेन जो है अपने फिनिश गुड्स को अलग अलग पार्ट में कंट्री में फैला सके, दैट इज द मेन मोटिव। सो वी कैन से असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फेस फ्रीक्वेंट फेमाइन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, commercialization of agriculture reduced food crop production. So class, give me the answer. So assertion में बात कर रहा है कि इंडियन फेस फ्रिक्वेंट फेमाइन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, सही बात है कि बहुत सारे फेमाइन आए कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें कॉलोनियल रूल में। क्या इसका रीजन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था? यस, दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से फेमाइंस आपको अलग अलग ड्यूरेशन में देखने को मिली। नाउ आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल है वो किस ईयर में देखने को मिला था और उस पर्टिकुलर फेमाइन में कितनी मौतें हुई थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ईयर की शिफ्ट टू कैश क्रॉप, कैश क्रॉप पर शिफ्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं जो फूड शॉर्टेज थी वो कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश रूल लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट कुड नॉट compete with मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स। सो टाइम अप। सो बात कर रहा है कि लाइक ब्रिटिश रूल ने क्या इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, सही बात है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ क्या, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया कि ब्रिटिश से जो गुड्स आते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था, जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो compete नहीं कर पाया और हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो आपकी ठप पड़ गई कहीं ना कहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका कंप्लीटली हो गया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश मेड गुड्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 8, द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज पुअर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट प्रिवेल। सो आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है एज वेल एज रीजन है क्या। सो बात करें जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस इंक्लूड बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, क्या ये पुअर थी? सही बात है। क्या एट द टाइम ऑफ, हम क्यों बोल रहे हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन पुअर थी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो बर्थ रेट था एज वेल एज डेथ रेट था ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो बहुत पुअर देखने को मिलती थी। इसलिए वी कैन से कि बोथ आर ट्रू एज वेल एज करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। क्लास आपको याद करने हैं सारे के सारे, बर्थ रेट क्या है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, IMR कितना था, डेथ रेट कितना था, एक बार रिवाइज करके ऐसा कीजिए जल्दी से, कमेंट सेक्शन ओपन है तो उस कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को टाइप कीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एक्सपीरियंस लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ अंडर ब्रिटिश रूल, इंडस्ट्रियल growth was confined to cotton and jute industry. Give me the answer. क्या इंडिया में बहुत
लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ब्रिटिश रूल में, सही बात है। क्या वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओनली कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री की हुई, ये भी सही बात है। इसका रीजन सुनना, हम अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक इंडिया से जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया से जा रहा है ब्रिटेन में, और वहाँ पर है बड़ी बड़ी मशीन्स, तो वो मशीन्स क्या कर रही हैं, जो रॉ मटेरियल इंडिया से गया है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अगेन इंडिया में लेके आ रही हैं। तो इंडिया में कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन अगेन इसका फ़ायदा इंडिया को ना मिलके इसका फ़ायदा किसको मिला है, ब्रिटेन को मिला है। तो इसलिए वी कैन से लिमिटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई है, लेकिन अगेन दैट इज फॉर द एडवांटेज ऑफ द ब्रिटिश पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो क्लास दिस इज द लास्ट ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर में। आई होप ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को शायद मिला था, जल्दी अभी हमने डिस्कस किया है। सो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे पर इन्वेस्ट किया, सही बात है। हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक रेलवे हो गए, पोर्ट्स हो गए, रोड्स हो गए, इस पर हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन क्या इसका पर्पज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था? नो, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को इन रेलवेज का, पोर्ट्स का, रोड का फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसलिए वी कैन से कि असर्शन तो आपका ट्रू है बट रीज़न आपका फॉल्स रहने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सफर ड्यू टू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, जमींदारी हैज नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव लो प्रोडक्टिविटी। सो गिव मी द आंसर। बात कर रहा है क्या ब्रिटिश की जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज थी इसकी वजह से एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ, सही बात है। जमींदार हैज नो इंसेंटिव, क्या जमींदार एग्रीकल्चर पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे? ये भी कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज जमींदार को पास में पावर थी कि दे आर द ओनर ऑफ द लैंड, वो ओनर थे। लेकिन खेती और कोई कर रहा है, टैक्स और कोई वसूल रहा है, टैक्स किसी और के पास में जा रहा है। तो जमींदार को क्या मतलब था कि लाइक उन्हें तो बस मार पीट के कहीं ना कहीं फार्मर से टैक्स को वसूलना है जितना ज़्यादा हो सके, उन्हें अपनी जेब से मतलब था। उन्हें मतलब नहीं कि लाइक फार्मर के पास में कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नो, वो तो हैवी अमाउंट ऑफ टैक्स मार पीट के वसूलते भी थे। आपको याद होगा लगान पिक्चर, आप रिकॉल भी कर सकते हो उसके थ्रू। सो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर ए अगेन इज द करेक्ट ऑप्शन है। Question number 12. India's export basket mainly consist of raw material. British industries needed raw material from colonies. तो क्या ये सही रहेगा? याद करो, अभी हमने डिस्कस किया वाला क्वेश्चन, तो सभी से सही आंसर एक बार में आना चाहिए। क्या जो इंडिया था वो ओनली एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल का बेसिकली? यस, बिल्कुल। अभी हमने देखा जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से कहाँ पर जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की जो इंडस्ट्री थी उनको रॉ मटेरियल चाहिए। आपको पता है कि लाइक वो एक ऐसा कंट्री है वहाँ पर आपका लाइक ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है नहीं है, तो वो उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर के लिए किस पर डिपेंडेंट थी? द कॉलोनीज लाइक इंडिया। सो कहीं ना कहीं ये आपका रीजन असर्शन के अकॉर्डिंग सही रहने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, देयर वॉज अनइवन रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसीज फेवर्ड पोर्ट सिटीज। सो गिव मी द आंसर। टाइम लगातार चल रहा है, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सो बात कर रहा है कि लाइक इंडिया के अलग अलग पार्ट में क्या अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ, सही बात है। क्यों? बिकॉज ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं पोर्ट सिटीज़ को फेवर किया। अब क्यों किया, बेसिक आप समझ सकते हो। बिकॉज पोर्ट सिटीज़ को डेवलप करने का फ़ायदा उनका अगेन वो उनका ये पर्पस नहीं है कि लाइक इंडिया का डेवलपमेंट हो, अगेन उन्हें अपनी जेब से मतलब है कि उनकी जेब ज़्यादा कैसे भरी जाए। तो सीधी बात है, अगर वो पोर्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट करेंगे तो ईजिली वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया से कर पाएंगे। सो इसलिए उन्होंने पोर्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट किया। तो
पोर्ट सिटीज तो डेवलप हुई, लेकिन जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंडिया है वो अछूता रहा कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंटल प्रोसेस से। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, मद्रास आज की डेट में से आप चेन्नई बोल सकते हो, ये तेजी से ग्रो हुए बिकॉज दीज आर द पोर्ट सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी रेट वॉज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट नेग्लेक्ट मास एजुकेशन। संविधान सब जिसने पार्ट फर्स्ट पढ़ा होगा रिकॉल होगा। सो लिटरेसी रेट क्या बहुत कम थी इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस? सही बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेग्लेक्ट मास एजुकेशन, ये भी सही है। क्यों थी आपके यहाँ पर लिटरेसी रेट कम? क्योंकि मास एजुकेशन और वी कैन से कि लाइक ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन पर कोई खास ध्यान दिया नहीं है, इसलिए लिटरेसी रेट बहुत कम रही। अब आपको बताना है कि लाइक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट इज द रेट ऑफ लिटरेसी रेट, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो बात कर रहा है एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू एलाइट्स। एलाइट्स मतलब जो अमीर घराने थे कहीं ना कहीं उनको ही एजुकेशन मिला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वॉज वेरी लो, पुअर सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज एग्जिस्टेड। सो गिव मी दी आंसर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या हुआ? द एवरेज लाइफ ऑफ द पर्सन। तो क्या ये बहुत कम थी? सही बात है। क्या इसकी वजह पुअर सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज थी? ये भी सही बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों थी? बिकॉज साफ सफाई नहीं थी और कहीं ना कहीं प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप नहीं करी गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम रही। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। So option number A is the correct option here. Next question, British drain wealth from India. Surplus from India was used to finance British administration. बात कर रहे हैं कि लाइक ब्रिटिश ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी ड्रेन ऑफ वेल्थ। सो इंडिया की जो वेल्थ थी क्या वो ब्रिटेन गई? सही बात है। सरप्लस फ्रॉम इंडिया वॉज यूज टू फाइनेंस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सरप्लस समझो थोड़ा सा क्या होता है, सरप्लस का मतलब क्या है यहाँ पर। अब लाइक हमें मालूम है कि लाइक इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो जा रहा है ब्रिटेन में और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आ रहा है इंडिया में। तो इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं इंडिया के पास इनफ्लो हुआ करता था फॉरेन करेंसी का, मतलब इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट ब्रिटेन से कम करता था, तो इंडिया के पास पैसा आ रहा है, लेकिन उस पैसे का यूज़ इंडियन लोगों को नहीं मिला। उस पैसे का फ़ायदा जो है इंडियन लोगों को नहीं मिला है। उसका यूज़ ब्रिटिश किस तरीके से किया करता था कि लाइक जो इंडिया में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उस पैसे से उसको चलाया करता था। तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा है अगेन किस में चला गया? ब्रिटेन में चला गया। और इसी पर्टिकुलर थ्योरी को आप ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हो। किसने दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? रिकॉल करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन इंडियन इकोनॉमी लैक कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्करेज हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो क्लास गिव मी द आंसर। क्या इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री को लैक कर रही थी? अभी हमने डिस्कस किया कि लाइक ब्रिटिश ने किसको वीकेंड से आगे लेके आया, वो कॉटन को, जूट को, ताकि उनकी रॉ मटेरियल की जरूरत को पूरा किया जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लाइक इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप हो और जो प्लेस ब्रिटेन का है वो किसको मिले? इंडिया को मिले। इसलिए वो डिस्करेज किया करते थे हैवी इंडस्ट्रीज को इंडिया में। सो अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर डिपेंड हैविली ऑन मॉनसून, इरिगेशन फैसिलिटीज वर पुअरली डेवलप्ड। सो बेसिक क्वेश्चन है, गिव मी द आंसर। सो
एग्रीकल्चर जो था मॉनसून पर डिपेंड था। सही बात है, क्यों डिपेंड था? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंड था किस पर? मॉनसून पर। सो अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 बात कर रहा था शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी वाज वेरी लो, इंडियन इकोनॉमी वाज डोमिनेट बाय एग्रीकल्चर, गिव मी द रीजन। ध्यान से स्टेटमेंट रीड करना है, अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन इट इज। सो बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में बहुत कम था। सही बात है, बिकॉज उन्होंने बेसिकली लिमिटेड ग्रोथ करी अपने फायदे के लिए इंडस्ट्री की। इंडियन इकोनॉमी वॉज डोमिनेंट बाय एग्रीकल्चर, ये भी सही है, लेकिन आप देखोगे असर्शन में बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, रीजन में बात कर रहा है एग्रीकल्चर के बारे में। सो बोथ स्टेटमेंट आज ओके बट इंडिपेंडेंटली, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, poverty was widespread in India at independence. British policies lead to the economic exploitation. Give me the answer first. बात करें कि लाइक गरीबी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया। अभी हमने देखा कि लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनाई, जिसकी वजह से इंडिया, जिसको हम पहले सोने की चिड़िया बोला करते थे, जो कि एक समय 33% एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड का किया करता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो गिर के कितना हो गया 2 से 2.5% मुश्किल से। सो आपको देखने को मिलेगा ये कहीं ना कहीं किसकी वजह रही, ये आपकी ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह देखने को मिली। सो चैंपियंस, आज के इस वीडियो के साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया है बोर्ड एग्जाम क्रैक करने की डायरेक्शन में। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2 कि ये एमसीक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं थे, ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डर्स थे। याद रखो, जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता है वो एवरेज रहता है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है वही टॉपर बनता है। अगर आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, ये मुझे और बेटर कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ पढ़ोगे तो सब क्लियर होगा। और इकोनॉमिक्स विद प्रतीक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ एग्ज़ाम फोकस कंटेंट बनाता हूँ, ना कि बकवास कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तब तक के लिए बिलीव इन योर सेल्फ, कंसिस्टेंसी रखो और पढ़ते रहो। थैंक यू।